हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल लॉ इन डिटेल। आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का सेक्शन 7 एंड 8। एंड माइंड यू, आप नोटबुक लेकर रहें बिकॉज मेरा ये मानना है कि वट एवर आई से एंड वट एवर नोट्स आई हैव जॉटेड डाउन फॉर यू गाइज, अगर आप उसको अपने से लिखेंगे, इफ़ यू राइट डाउन खुद से, तो फिर इट विल बी अ बेटर way of understanding things. Okay, so now let's move forward to our next slide. सेक्शन 7 और 8, सेक्शन 7 और 8 के बारे में अगर आपको पढ़ना है, उससे पहले हम हाउ वील प्रोसीड वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले सेक्शन 7 और 8 के बारे में हमको जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जनरल गाइडलाइंस पढ़ेंगे। देन वील कम टू सेक्शन 7, और जब भी मैं आपको सेक्शन 7 पे ले जाऊँ या फिर सेक्शन 8 पे ले जाऊँ, देयर विल बी सम गाइडलाइंस एंड देयर बी सम वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिस पे आपको फोकस करना है। ओके, बिकॉज क्या होता कि किसी भी एग्जाम में यू कैन नॉट मेमोराइज एंड राइट एवरीथिंग एज इट इज़, जैसा कि वो बैर एक्ट में। तो इसीलिए यू हैव टू पिक द कीवर्ड्स अप। ओके, सो माइंड यू कि हम पहले जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, देन वील कम स्पेसिफिकली टू सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, जहाँ पे मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी जस्ट ट्राई टू पिक आउट द कीवर्ड्स फ्रॉम दैट सेक्शन, एंड नेक्स्ट हम इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 7 एंड 8। सबसे पहले मैंने ये आपको मेंशन किया है कि सेक्शन 7 और 8 एक टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू माना जाता है। तो ये लॉ कमीशन के 9th रिपोर्ट में आया था कि ये जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है SRA के, दे रिजेंबल समवॉट टू द टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू इन इंग्लिश लॉ। ओके, सो अब ये टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू। टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू मीन्स कि कभी व्हेन समवन एल्सेज मूवेबल प्रॉपर्टी, तो याद रखनी है आपको, किसी और की मूवेबल प्रॉपर्टी है और किसी और व्यक्ति ने उसको इलीगली डिटेन कर ली है, देन इट इज़ अ टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू। ओके, तो सेक्शन 7 और 8 जो है SRA का, वो रिजेंबल करता है इंग्लिश लॉ के टॉर्ट ऑफ डेटेन्यू की तरह। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर रिकवरी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे रिकवरी कर रहे हैं, और रिकवरी हम किस चीज़ की कर रहे हैं? स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की कर रहे हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे 2 वर्ड समझने पड़ेंगे कि हम यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसके अंदर तहत हम रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट डू वी मीन बाय स्पेसिफिक एंड व्हाट डू वी मीन बाय मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्पेसिफिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ एसर्टेनेबल और विच कैन बी मेड एसर्टेनेबल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एसर्टेन कर सकते हैं या फिर वो ऑलरेडी एसर्टेन किया जा चुका है, वो होगी उसके स्पेसिफिक। एंड व्हाट डू वी मीन बाय मूवेबल प्रॉपर्टी? तो मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, बट कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में जो मनी इन सर्कुलेशन है वो आएगा या नहीं आएगा। तो लेट मी क्लैरिफाई, आपको क्या लगता है कि मनी आएगा या नहीं आएगा? तो मनी जो सर्कुलेशन में होता है उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। माइंडेड, जो मनी सर्कुलेशन में है, जैसे कि हमारे इंडिया में RBI ने जो रुपी के नोट से, दैट इज़ इन सर्कुलेशन इन आवर कंट्री, तो वो मनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, मतलब आप उसकी रिकवरी सेक्शन 7 एंड 8 के तहत नहीं करा सकते हो। बट ओल्ड करेंसी नोट्स है ना, जो पुराने करेंसी नोट्स थे जो अभी सर्कुलेशन में नहीं है, तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसकी रिकवरी के लिए यू कैन गो अंडर सेक्शन 7 एंड 8। ओके, तो स्पेसिफिक का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा था कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी विच शुड बी एसर्टेन्ड या फिर एसर्टेनेबल हो सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, हम देखते हैं सेक्शन 7 बैराक के लैंग्वेज में कैसा लिखा है। ओके, सो आप अपनी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एवरी वन ऑफ यू कि आप अपने बैराक साथ में रखें। ओके, so moving forward to section 7. ओके, तो सेक्शन 7 यहाँ पे बोलता है अ पर्सन
इंटाइटल्ड, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे इंटाइटल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन CPC 1908। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या इसके एसेंशियल्स आपको नज़र आ रहे हैं कि पर्सन इंटाइटल्ड होना चाहिए, कैसी चीज़ों के लिए इंटाइटल्ड होना चाहिए, तो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड होना चाहिए, और फिर वो पर्सन जो इंटाइटल्ड है वो उसको रिकवर कर सकता है किस मैनर में, तो इन अकॉर्डेंस विद CPC 1908। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगी व्हाट यू मीन बाय इनटाइटल्ड, आप ये कैसा प्रोविजन है। तो सबसे पहले जो आप ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कैन रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन CPC। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जनरल और डिक्लेरेटरी सेक्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे खुद आप रिकवरी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक सूट फाइल करना पड़ेगा CPC में। ओके, और जो सूट है वो आप कहाँ पे फाइल करते हो, सेक्शन 9 CPC, जिसको कि गेटवे ऑफ सिविल सूट्स माना जाता है। ओके, तो वहाँ पे आप कोई भी सिविल नेचर के सूट CPC के सेक्शन 9 के तहत फाइल कर सकते हो। तो ये रिकवरी का भी जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का भी जो सूट होगा वो सेक्शन 9 में फाइल किया जाएगा। ओके, तो ये अब हमें याद रखना है कि एक मेन प्रोविजन है और उसके दो एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, तो पहला वाला एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि अ ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन फॉर पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ विच ही इज एंटाइटल्ड। तो यहाँ से सब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ट्रस्टी अपने बेनिफिशियरी के, एक ट्रस्टी होता है, अपने बेनिफिशियरी के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो वो अपने बेनिफिशियरी के बेनिफिशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए भी सूट कर सकता है। और दूसरे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि टेम्पररी और स्पेशल राइट टू प्रेजेंट पोजेशन इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पे वर्ड लिखा है इंटाइटल्ड, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 में बोल रहा है कि ट्रस्टी भी सूट कर सकता है, और एक्सप्लेनेशन 2 में आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिनके पास टेम्पररी या स्पेशल राइट हो टू प्रेजेंट पोजेशन वो भी कर सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड इंटाइटल्ड है, इसका ये मतलब है कि सेक्शन 7 के तहत ओनर भी सूट फाइल कर सकता है, और वो व्यक्ति जो ट्रस्टी हो एक्सप्लेनेशन 1 के तहत वो भी सूट फाइल कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति जिसके पास टेम्पररी या स्पेशल राइट हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स जिस पे कि सेक्शन 7 बेस्ड है। सेक्शन 7 में बस और बस ओनर नहीं कर सकते। ओके, व्हाट आई मीन टू से इज कि ओनर के अलावा भी बाकी लोग हो सकते हैं जो सेक्शन 7 में एक सूट मेंटेन कर सकते हैं। ओनर के अलावा एक ट्रस्टी भी कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल या टेम्पररी राइट ओन कर रहा है। ओके, नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट वी हैव टोल्ड इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ओके, सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो यहाँ पे हमने बताया है दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज B ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो आर्टिकल 91 क्लॉज B ऑफ लिमिटेशन एक्ट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 years। एज यू कैन सी इट इज़ 3 years। और हमें ये भी याद रखना है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट किस दिन से होगा। तो दिस पीरियड ऑफ 3 years वो शुरू हो गया फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रॉपर्टी इज रॉन्गफुली टेकन। तो सपोजिंगली मेरे पास एक मूवेबल प्रॉपर्टी थी और आपने रॉन्गफुली उसको जिस दिन से ले लिया है उस दिन से द पीरियड ऑफ 3 years विल बी काउंटेड, या फिर जिस दिन से आपकी पोजेशन पहले तो लॉफुल थी लेकिन जिस दिन से आपकी पोजेशन अनलॉफुल हो गई है उस मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, उस दिन से भी द पीरियड ऑफ 3 years कैन स्टार्ट। And now we come to the next point. The next point is who can file अंडर सेक्शन 7। तो ये तो मैंने आपको बता चुका था कि जो पर्सन इनटाइटल्ड है, तो इफ़ यू आर इनटाइटल्ड देन यू कैन फाइल। और ये मैंने भी आपको स्पेशली बता रखा है कि इनटाइटलमेंट का मतलब है कि आप ओनर भी हो सकते हो या फिर आप इन मीन्स के तहत भी एक्वायर कर सकते हो, स्पेशल और टेम्पररी राइट, और ये सब ट्रस्टी के तहत भी हो तो एक्वायर कर सकते हो। तो देन फिर से हम रिवाइज कर लेते कि कौन कौन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी फाइल कर रहा है दैट पर्सन शुड बी इंटाइटल्ड टू द प्रेजेंट एंड इमीडिएट पोजेशन।
ओके तो अगर आप प्रेजेंट और इमीडिएट पोजेशन के लिए इनटाइटल्ड नहीं हो तो आप फाइल नहीं कर सकते हो। इसके लिए आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू अ एग्जाम्पल। ओके तो सपोजिंगली मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ओके सो मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी दे रखी है। ओके सो आई हैव मैंने गिरवी करा रखी है अपनी वॉच आपको, और मैंने आपसे उस वॉच के बदले में 10,000 रुपये ले रखे हैं। ओके सो अब ये जब तक मैं 10,000 रुपये पे नहीं कर देती हूँ, है ना, तब तक मैं इनटाइटल्ड नहीं हूँ आपसे वॉच वापस लेने के लिए। तो अगर ये वॉच आप किसी और को दे रहे हो, है ना, तो फिर चूंकि यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट और इमीडिएट पोजेशन के लिए मैं इंटाइटल नहीं हूँ, बिकॉज जब तक मैं 10,000 वापस नहीं करूँगी आई वोंट बी इंटाइटल फॉर द प्रेजेंट एंड इमीडिएट पोजेशन। तो यहाँ पे मैं भले ही आपने ट्रांसफ़र कर दिया है किसी और को, बट आई कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट यू अंडर सेक्शन 7। ओके और ये भी मैंने आपको बताया कि इंटाइटलमेंट ओनरशिप के थ्रू भी आ सकती है और स्पेशल या टेम्परेरी राइट के थ्रू भी आ सकती है। तो स्पेशल राइट और टेम्परेरी राइट के क्या एग्जाम्पल्स है, लेट्स गो थ्रू इट। तो स्पेशल राइट बेली के पास भी हो सकता है, पॉनी के पास भी हो सकता है, होल्डर ऑफ लीन के पास भी हो सकता है। ओके बेली के पास भी हो सकता है, पॉनी के पास भी हो सकता है, होल्डर ऑफ लीन के पास भी हो सकता है। वैसे ही टेम्परेरी राइट फाइंडर ऑफ गुड्स के पास हो सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी मिली है, ओके अगर आपके पास कोई घड़ी मिली है आपको रास्ते में, तो यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स, तो आप भी ओनर के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो सेक्शन 7 में। ओके तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रस्टी भी अपने बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। ओके तो कौन कौन फाइल कर सकता है ये भी हमने देख लिया। हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी देख लिया जो कि था 3 ईयर्स, है ना। फिर हमने ये भी समझ लिया कि जो सेक्शन 7 है ये आपका एक जनरल सेक्शन है और ये एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि सेक्शन 7 के तहत आप सेक्शन 9 सीपीसी के तहत आप एक सिविल सूट मेंटेन कर सकते हो। ओके सो इट इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ जनरल रिलीफ, है ना, हमेशा इस बात को याद रखें। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में बोलता है कि जो डिक्री आती है, ओके सेक्शन 7 में जब आपने सूट फाइल किया है रिकवरी और स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो जो डिक्री आती है वो डिक्री आपकी कौन से ऑर्डर के अंदर होती है, ऑर्डर 20 रूल 10। ओके सो ये जो डिक्री होती है आपकी वो ऑर्डर 20 रूल 10 में पास होती है और उसकी एग्जीक्यूशन होती है ऑर्डर 21 में। अब देखिए इसमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स भी हैं कि ऑर्डर 20 में एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स कोर्ट मेंशन कर सकता है डिक्री में अपने। तो ये बात मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं सेक्शन 7 और 8 के डिफरेंसेस बताऊंगी। ओके सो अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन 7 में जो डिक्री पास होती है वो ऑर्डर 20 रूल 10 के अंतर्गत पास होती है और जो एग्जीक्यूशन होता है तो एग्जीक्यूशन आपकी ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में होता है। और यहाँ पे जो आप फॉर्म जो फाइल करते हो तो द फॉर्म नंबर इज 32 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ अपेंडिक्स ए ऑफ सीपीसी, है ना। तो यहाँ पे डिक्री पास कौन से ऑर्डर में होता है, ऑर्डर 20 रूल 10 एंड फॉर्म नंबर जो होता है वो आपका 32 होता है। ओके और यहाँ पे होता है कि आपको क्या लिखना होता है। ओके तो यहाँ पे जो फॉर्म नंबर 32 होता है, जो आप सेक्शन 7 में आप स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कराना चाह रहे हो, तो उस प्लेंट में आपको प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। ओके तो उस प्लेंट में आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ता है, आपको प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफाई करना पड़ता है ना, कि कौन सी आपकी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और आपको ऑल्टरनेटिव में ये भी बताना पड़ता है कि इन केस अगर वो प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर हो पाती है तो व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप खुद ये कॉमन सेंस की बात है कि एस्टिमेटेड वैल्यू क्यों आपको बोला गया है फॉर्म नंबर 32 के तहत प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज अगर कल को वो प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर हो पाती है तो फिर ये जो आपने एस्टिमेटेड वैल्यू हो दिया है कोर्ट उसे आपको ग्रांट कर सकता है डिक्री में। और डिक्री कौन से ऑर्डर के तहत आती है, तो ऑर्डर 20 रूल 10 जो हमने पढ़ा। ओके और सेक्शन 7 एक जनरल रिलीफ प्रोवाइड करता है। वी हैव ऑल्सो रेड दिस। तो अभी हमने कुछ बातें पढ़ी, हम इसका रिविजन भी करेंगे, बट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड
ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड सेक्शन 8 आता है। ओके, तो सेक्शन 8 में क्या बोल रहा है, लेट्स फोकस ऑन दैट। ओके, सेक्शन 8 बोलता है एनी पर्सन हैविंग द possession or control of a particular article of movable property, okay, of which he is not the owner, may be compelled specifically to deliver it to the person who is entitled to the immediate possession। ओके, और यहाँ पे ये 4 केसेस बताए ABCD, जिस केसेस में ये सेक्शन 8 आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। जब आप डिफेंडेंट हो, व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय डिफेंडेंट, जब आप डिफेंडेंट हो या फिर आप एजेंट हो या फिर आप ट्रस्टी हो, ओके, और आपने वो प्रॉपर्टी रखी हुई है, ओके, किस नेचर में, हेल्प, क्योंकि जो डिफेंडेंट है वो या तो एजेंट है और वो ट्रस्टी है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति द्वारा रखा जा रहा है जो व्यक्ति एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल वो एजेंट है या फिर ट्रस्टी है। सेकेंड है जब कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द एडिक्वेट रिलीफ, है ना, तो यहाँ पे हम बात करें कि जो कॉम्पनसेशन होगा वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। इसे मूव करने से पहले, बी क्लॉज पे आने से पहले हम ना एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, है ना, तो हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्लॉज ए का। तो सपोजिंगली, है ना, सपोजिंगली कि मैंने मेरे पास अपनी कुछ एक गोल्ड इयररिंग्स है, ओके, और मैंने वो आपको होल्ड करा रखी है एज एन एजेंट। तो हम कौन से रिलेशनशिप में, प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में, ओके, या फिर मैं बेनिफिशियरी हूँ या फिर मैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट हूँ और मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट दे रखी है। ओके, तो गोल्ड वाले एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ मैंने आपको गोल्ड दे रखा है, आप वो गोल्ड होल्ड कर रहे हो मेरे एजेंट के नेचर से। ओके, तो आप एजेंट हो, मैं प्रिंसिपल हूँ, तो टेक्निकली आपको वो गोल्ड मुझे वापस करना चाहिए था, है ना, जब मैं मांगूँ, बट आपने वो गोल्ड किसी और को दे रखी है या फिर आप वो गोल्ड मुझे वापस नहीं कर रहे हो, तो मैं आपके अगेन सूट फाइल कर सकती हूँ और अपना गोल्ड रिकवर कर सकती हूँ। ये ए वाले क्लॉज का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, और फिर बी क्लॉज पे आते हैं। बी क्लॉज बोलता है कि जब कॉम्पनसेशन जो आपने सोच रखा है ना, डिफेंडेंट से लेने के लिए, तो वो कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो पाएगा, ओके, फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि मेरी दादी माँ है, ओके, तो मेरी दादी माँ ने मुझे बहुत एक सुंदर सी रिंग दी थी जो मेरी दादी माँ के पापा ने उनको दियो और उनके पापा ने उनको दियो, है ना, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करती है फॉर माई फैमिली। ओके, तो अगर वो चीज़ मैंने आपको दी और आपने उसको खो दी, है ना, तो जो कॉम्पनसेशन होगा क्या वो एडिक्वेट रिलीफ होगा? क्या उस बात को आप कॉम्पनसेट कर सकते हो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए, ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस, जो हमारी फैमिली सिग्निफिकेंस थी उस रिंग की, तो क्या उस चीज़ को आप कॉम्पनसेट कर सकते हो? ओके, तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं कर सकते हो, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्लॉज बी का। देन कमिंग टू क्लॉज सी ये बोलता है कि जब कितना, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसर्टेन द एक्चुअल डैमेज कॉस्ट, मतलब आप पता नहीं लगा सकते हो कि डैमेज एक्चुअली कितना बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वास है ना, वो बहुत पुरानी वास है, फॉर एग्जाम्पल वो ओटोमन एम्पायर के टाइम की वास है, ओके, तो आपने वो वास मतलब आपके पास थी, है ना, तो अब वो वास आप बोल रहे हो कि मैं वास तो वापस नहीं कर रहा, ये लो डैमेज ले लो या फिर कॉम्पनसेशन ले लो। तो जब डैमेज आप दोगे वो डिटरमाइन कैसे होगा? वो वास इतना पुराना है, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस है उस वास की, है ना, तो फिर वो आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे कि एक्चुअल डैमेज कितना कॉज हो रहा है? तो इस केस में भी सेक्शन 8 के तहत सूट फाइल किया जा सकता है रिकवरी के लिए। फिर चौथा है व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। ओके, तो यहाँ पे जब बोला जाता है कि जो पोजेशन है वो प्लेंटिफ ने गलती, वो डिफेंडेंट ने, सॉरी नॉट प्लेंटिफ, वो डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली प्लेंटिफ से ले लियो, तो ये भी एक रीज़न है जहाँ पे आप सेक्शन 8 में क्लेम कर सकते हो। तो जब हमने ये चारों पॉइंट्स पढ़े A, B, C, D, तो हमें ये बात समझ में आया है कि यहाँ पे हमें वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ही चाहिए, है ना, तो हमें यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी इन स्पीशी मांग रहे हैं, हम
सेक्शन 7 की तरह ये नहीं लिख रहे हैं कि अगर नहीं डिलीवर हो पाई तो इतना एस्टिमेटेड वैल्यू है मनी का, वो आप हमें दे देना, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्लियरली कि सेक्शन 7 में आप प्रॉपर्टी के साथ साथ एस्टिमेटेड वैल्यू भी लिख देते हो, तो इन केस आपकी प्रॉपर्टी ना मिल पाए तो उतना वैल्यू आपको कोर्ट डिक्री करते। बट सेक्शन 8 में हम देख सकते हैं कि हमें वही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए स्पीशी में, तो यहाँ पे इसीलिए आप अपने प्लेंट में जो एस्टिमेटेड वैल्यू इन चीज़ों की वो नहीं लिखते हो, और कई जगह तो एस्टिमेटेड वैल्यू पता ही नहीं लगा सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ने बात करी है, अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम्ड अंडर क्लॉज बी और सी। तो यहाँ पे क्लॉज बी और सी की बात कर रहा है, presume that the compensation in money would not afford the adequate relief and that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage। तो ये जब आप जाते हो सेक्शन 8 में, तो वहाँ पे ये बी और सी वाली जो चीज़ें हैं कोर्ट वो प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा तो हमें ये प्रॉपर्टी ही वापस करनी पड़ेगी इन स्पीशी, या फिर जो डैमेज है वो एसर्टेन नहीं किया जा सकता है इसलिए हमें वो प्रॉपर्टी ही वापस करनी पड़ेगी। तो कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम करके चलेगा कि हमें ये वापस ही करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स लिखे अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये जो शैल प्रिजम्पशन है ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है, तो आप इसको रिबट भी कर सकते हो। तो कोर्ट प्रिज्यूम तो यही करके चलेगी कि कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट नहीं है या फिर डैमेज को एसर्टेन नहीं किया जा सकता है, कोर्ट यही प्रिजम्पशन रेज करेगी, लेकिन इस प्रिजम्पशन का आप रिबट कर सकते हो। और ये रिबट करने की बर्डन किसके ऊपर होगी? ये रिबट करने का बर्डन जो होगा वो डिफेंडेंट के ऊपर होगा। ओके, क्योंकि कोर्ट एक प्रिजम्पशन ले लेती है प्लेंटिफ के फेवर में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैंने ये लिखा है कि ये एक स्पेसिफिक रिलीफ है, जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 7 एक जनरल रिलीफ दे रहा है, लेकिन सेक्शन 8 है वो एक स्पेसिफिक रिलीफ दे रहा है, वो 4 केसेस में जो हमने पढ़ा क्लॉज ए बी सी डी में, तो ये एक स्पेसिफिक रिलीफ फाइल कर रहा है। एंड हु कैन फाइल, तो ये भी हमने देख लिया, पर्सन जो इंटाइटल्ड है इमीडिएट पोजेशन के लिए वो फाइल कर सकता है। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो पीछे हमने ये भी लिखा था, यहाँ पे सेकेंड लाइन देखो, ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर। ओके, तो आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपका ओनर नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सेक्शन 7 और 8 में दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि सेक्शन 7 जो होता है वो आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, इनफैक्ट आप ओनर के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 8 वो बस और बस किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन वो ओनर नहीं होना चाहिए, मतलब डिफेंडेंट ओनर नहीं हो सकता है, डिफेंडेंट कैन नॉट बी एन ओनर। और सेकेंड पॉइंट इज द डिफेंडेंट एज एन एजेंट। ओके, सो ये पॉइंट भी हमने समझ लिया है कि जहाँ पे डिफेंडेंट ने फाइल कर रखा है उसको, क्योंकि डिफेंडेंट वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है एजेंट की तरह या ट्रस्टी की तरह। तीसरा पॉइंट हमने ये भी समझ लिया कि जहाँ पे कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी समझ लिया था आगे कि जो डैमेज है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करने का। ओके, तो यहाँ पे हमने बर्डन ऑफ प्रूफ भी हमने देखा, जो क्लॉज ए और डी का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है ना। तो क्लॉज ए में जो एजेंट वाली बात थी, तो वहाँ पे प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ता है कि आई एम हैविंग अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, या फिर ये मेरा ट्रस्टी है, तो बर्डन ये ऊपर होता है आपके ऊपर प्रूफ करने का। ओके, और क्लॉज डी के तहत भी बर्डन जो होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है ये प्रूफ करने का कि डिफेंडेंट ने ये प्रॉपर्टी मुझसे रॉन्गफुली ट्रांसफ़र कर ली है। तो आपको याद रखना है 4 क्लॉजेज हैं, जिसमें क्लॉज ए और क्लॉज डी, इन दोनों का बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के फेवर में होता है। आई मीन प्लेंटिफ के फेवर में नहीं, प्लेंटिफ के ऊपर होता है, उसको प्रूफ करना पड़ता है। एंड देन कमिंग टू क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, है ना। तो क्लॉज बी और क्लॉज सी में ऑलरेडी कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में प्रिज्यूम कर लेती है कि कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा या फिर डैमेजेस एसर्टेन नहीं हो सकते हैं, तो बर्डन जो होता है इसको रिबट करने का वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है। ओके, तो क्लॉज ए एंड डी का बर्डन प्लेंटिफ के ऊपर, क्लॉज बी एंड सी का बर्डन डिफेंडेंट के ऊपर। और यहाँ पे जो रिलीफ होता है वो इन स्पीशी, मतलब आपको उस प्रॉपर्टी से मतलब है,
आपको उसका वैल्यू नहीं चाहिए, यू वांट दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ओके। और यहाँ पे जो फॉर्म नंबर होता है 39 होता है, जबकि क्लॉज 7 में जो फॉर्म नंबर होता है वो आपका 32 होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया अभी तक वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना, आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, आप कमेंट करें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, ओके। अब हम सेक्शन 7 और 8 पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन 7 और 8 में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 7 मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जिसके पास स्पेशल या टेम्प्रेरी राइट है या फिर ट्रस्टी है वो इवन अगेंस्ट द ओनर फाइल कर सकता है, लेकिन सेक्शन 8 में सूट कभी भी ओनर के अगेंस्ट लाई नहीं करेगा, मतलब डिफेंडेंट कैन नेवर बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके। और फिर सेक्शन 7 में सूट इज़ फाइल फॉर स्पेसिफिक मूवेबल और कॉम्पनसेशन आप मांग लेते हो अल्टरनेटिव में, मतलब आप अपने प्लेंट में या तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी लिखते हो और प्लेंट में मनी भी लिखते हो, है ना, जो आपका अवॉर्ड किया जा सकता है इन केस प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे और कोर्ट आपको जब डिक्री कर रहा होता है ऑर्डर 20 रूल 10 में, तो वो एस्टिमेटेड अमाउंट या फिर कोई भी रीजनेबल अमाउंट उसके अंदर वो ऑर्डर कर सकता है। लेकिन सेक्शन 8 में कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं माना जाता है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आप स्पीशी में क्लेम कर रहे हो। और ये जो कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता है, ये बात आपको अपने प्लेंट में लिखनी पड़ेगी, ओके, कि कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है या फिर डैमेज एसर्टेनेबल नहीं है, ये बात आपको प्लेंट में लिखनी पड़ती है ना। और ये कहाँ आप लिखोगे? तो फॉर्म नंबर 39 में आप लिखते हो सेक्शन 8 के तहत, और सेक्शन 7 में जो आप प्रॉपर्टी और जो एस्टिमेटेड वैल्यू होता है वो और फॉर्म नंबर 32 के तहत लिखते हो। ये जो डिक्री आती है क्लॉज सेक्शन 7 में, ये ऑर्डर 20 रूल 10 में आती है, ओके, जहाँ पे आपको एस्टिमेटेड वैल्यू या रीजनेबल अमाउंट मिल सकता है जो आपने लिखा है। लेकिन सेक्शन 8 में जो डिक्री आती है उसकी एग्जीक्यूशन आपकी ऑर्डर 21 रूल 31 में होती है। और यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी इन स्पीशी मांग रहे हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है डिफेंडेंट वापस, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, डिक्री पास हो गई है, फिर भी वो वापस नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप क्या करा सकते हो कि इस बंदे को अरेस्ट भी करा सकते या फिर उसकी कोई अदर प्रॉपर्टी को अटैच भी करा सकते हो, है ना। तो अरेस्ट उसकी सिविल प्रिजन में हो सकती है या फिर वो अटैच भी हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी, ओके। सो अरेस्ट भी हो सकती है, अटैच भी हो सकती है, और दो और उसकी प्रॉपर्टी आप सेल भी हो सकती है, ओके। तो सेल करके जितना पैसा आएगा, चूँकि आपने अपने प्लेंट में सेक्शन 8 में ये तो नहीं लिख रखा है कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, तो जो भी पैसा आएगा कोर्ट उसके अंतर्गत जो भी रीजनेबल कॉम्पेंसेशन लगता है कोर्ट उसको अवॉर्ड कर सकता है आपको, ओके। So this was the difference between section 7 and 8 and I hope guys कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। And if you want to change something, कुछ आप मुझे suggest करना चाहते हो, you want to give me some feedbacks, तो all of your feedbacks are welcome and I hope कि आगे आने वाले सेशंस, आगे आने वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसे भी सुनोगे। So, okay, thank you everybody. Now we are ending the section. Thank you for watching and please subscribe.